नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की क्लास 6 की एसएसटी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है, हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्लास 6 तक का जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। और पृथ्वी की एक गति के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर हमने स्टडी की थी कहाँ पर सूर्यास्त जो है वो पहले होता है, कहाँ पर सूर्योदय पहले होता है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो दोस्तों, वहाँ पर और यहाँ पर भी हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ जो होती हैं, यानी पृथ्वी जो है 2 प्रकार की गति करती है। पृथ्वी की गतियों की अगर बात करें तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली वो गति जो करती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और घूर्णन गति को ही हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति भी बोलते हैं। यानी ऐसी गति जो हर दिन होती है, ऐसी गति जो हर दिन होती है। चलिए, दूसरी जो गति है उसे हम परिक्रमण गति बोलते हैं। इसी के साथ साथ परिक्रमण गति को दोस्तों वार्षिक गति भी बोलते हैं। यानी कि ऐसी गति जो 1 वर्ष में एक बार होती है, यानी हर वर्ष जो है वो दोबारा से होती है, यानी 1 वर्ष में वो कंप्लीट होती है। तो इस चैप्टर को अपने 2 भागों में डिवाइड करेंगे और फिर इन दोनों गतियों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो है हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे, और हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं सबसे पहले घूर्णन गति या दैनिक गति। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है, ये है सन यानी सूर्य। तो पृथ्वी क्या करती है कि इस सूर्य के चारों तरफ एक कक्ष बना हुआ है, और इस कक्ष के अंदर क्या करती है, पृथ्वी गति करती है। अब एक तो हो गई ये गति कि पृथ्वी क्या करे, सूर्य के चारों तरफ यूं यूं घूमती रहे। तो इस गति को तो हम क्या बोलते हैं, इस गति को तो हम परिक्रमण गति बोलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है, अपनी अक्ष पर यानी खड़े खड़े अपनी जगह पर भी घूमती है। यानी क्या करती है कि यूं तो घूम ही रही है, बीच में सूर्य है, यूं तो घूम ही रही है, इसी के साथ साथ वो यूं भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी भी घूम रही है। यानी दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष के चारों ओर, ये अपने अक्ष मान लेते हैं पृथ्वी की। हालांकि ये जो अक्ष है आपको पता है कि इस तरह से थोड़ी टेढ़ी है, तो अपने टेढ़ी लेकर के चलते हैं, क्योंकि अक्षांश देशांतर में हम ये क्लियर करके आए हैं कि पृथ्वी की अक्ष जो होती है उसके परिक्रमण कक्ष से कितनी झुकी हुई होती है, 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ये हम पढ़ करके आए हैं। तो इस अक्ष के सापेक्ष वो जो है इस तरह से घूमती रहती है। तो ये जो गति है उसकी अक्ष के सापेक्ष, इसको बोलते हैं दोस्तों घूर्णन गति। अब चलिए इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये 2 कैप हमने लिए हैं, मान लीजिए कि ये ब्लैक वाला क्या है, सूर्य है, ये है पृथ्वी, ब्लू वाली पृथ्वी है। पृथ्वी में वाटर है, ज़्यादा से ज़्यादा जल है, इसलिए हमने क्या किया है कि पृथ्वी को ब्लू कलर की लिया है। उसके बाद क्या करते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस गति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस गति को हम बोलते हैं कौन सी गति, परिक्रमण गति। इसी के साथ इसको वार्षिक गति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक चक्कर पूरा कब करती है पृथ्वी, पूरे 1 वर्ष में पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें घूर्णन गति की, तो पृथ्वी यूं घूमने के साथ साथ अपनी जगह पर यूं खड़ी खड़ी भी घूम रही है, यानी अपनी अक्ष के सापेक्ष भी वो घूम रही है। तो अक्ष के सापेक्ष जब वो घूम रही है तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे या दैनिक गति कहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इनकी डेफिनेशंस जानते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, अब सभी सही से आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम इनकी परिभाषाएं, यानी दैनिक घूर्णन गति या दैनिक गति जो है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सिंपल सी बात, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष का मतलब होता है उसने क्या करना है, अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमना है, यानी अक्ष को पकड़ करके फिर वो घूम रही है, इस तरह से माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि एक बच्चा है,
और ये जो बच्चा है काफ़ी शरारती है, ये क्या करता है कि यहाँ से एक पिलर है, एक पिलर को पकड़ लेता है और इस पिलर को पकड़ के यूं यूं चारों तरफ घूमने लगता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बच्चा है ये इस पिलर के सापेक्ष, इस खंबे के सापेक्ष घूम रहा है। तो वैसे ही पृथ्वी क्या करती है कि इस अक्ष के, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच जा रही होती है, पृथ्वी तो इस तरह बच्चे की तरह नहीं है, तो पृथ्वी तो क्या है कि इस तरह से बीचों बीच है, तो वो इस अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। तो वैसे मानेंगे कि पृथ्वी की गति जो है उसकी अक्ष के सापेक्ष जो गति है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमना घूर्णन गति कहलाता है। चलिए, ये चीज हमें समझ आ गई। अब आप परिक्रमण गति की परिभाषा आप क्या देंगे? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि परिक्रमण गति में हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी का किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाती है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब इसमें डायग्राम आप क्या बनाएंगे? इसमें डायग्राम बनाएंगे, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी की अक्ष और पृथ्वी इस अक्ष के चारों तरफ ये हमने एरो लगा दिया कि इस तरह से ये जो है घूम रही है। अब यहाँ पर परिक्रमण गति में हम क्या करेंगे? बीच में हम क्या बनाएंगे? सन बनाएंगे। सन से क्या निकलती है? सूर्य की किरणें निकलती हैं। इन किरणों के चारों तरफ हमने क्या बनाया? पृथ्वी का क्या बना दिया? कक्ष बना दिया। और इस कक्ष में जो है वो क्या है? पृथ्वी जो है वो घूम रही है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है कि ये है सूर्य, सूर्य के चारों तरफ एक कक्ष बना हुआ है। हालांकि ये कक्ष बना हुआ नहीं है, ये काल्पनिक है, यानी काल्पनिक रेखा हमने खींच दी है। वास्तव में कोई रेखा इस तरह की नहीं है, बस हमने कहा कि पृथ्वी जहाँ जहाँ घूमती है वो उसका क्या है? कक्ष है। तो पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती है, किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। और पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमती है, तो ये आप कह देंगे अक्ष है। और ये जो है क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो चलिए, ये डायग्राम आपने बना लिया, घूर्णन गति आपने समझ ली और परिक्रमण गति या वार्षिक गति आपने समझ ली है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्या कि सौर दिवस किसे कहते हैं? ये घूर्णन गति से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने घूर्णन गति का पार्ट मिटा करके यहाँ पर जो है लिखेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर दिवस क्या होता है। सौर दिवस आपने सुना होगा, स्थापना दिवस और कौन कौन से दिवस आपने सुने होंगे। जैसे बच्चों का दिन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे को हम क्या बोलते हैं? वैसे ही अगर टीचर्स डे को हम क्या बोलते हैं? शिक्षक दिवस बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से, तो उसी तरीके से दिवस का मतलब क्या हम मानते हैं? दिवस का मतलब क्या होता है? दिन होता है। जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्रता दिवस है, तो दिवस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिन ही तो होता है। तो यहाँ पर सौर दिवस का मतलब क्या है? सौर दिन का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि पृथ्वी को अपने अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय लगता है तथा इसी 24 घंटों की अवधि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? 24 घंटे की अवधि को ही हम क्या कहते हैं? सौर दिवस या दिन कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि एक दिन पहले वो आया था, एक दिन बाद राम आया था, शाम आया था। तो इसमें क्या है कि सौर दिवस का मतलब क्या हो गया? 24 घंटे हो गया, यानी वो अवधि हो गई जिसमें पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो अवधि को क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं।
तो सिंपल सी बात है कि एक दिन को क्या कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं। और एक दिन का पता कैसे चलेगा हमें, कितनी की अवधि होगी, 24 घंटों की अवधि। और 24 घंटे ही क्यों लिए, एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, घड़ी हमेशा एक दिन में 2 चक्कर ही क्यों लगाती है, 24 घंटे ही क्यों होते हैं? तो सिंपल सी बात है जी, 24 घंटों में पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ये चीज हमें पता चल गई। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वृत्त क्या है। बस उसके बाद हमारी घूर्णन गति तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि घूर्णन गति के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सूर्योदय के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पर अक्षांश देशांतर जब हमने पढ़े थे कि देशांतर से समय का निर्धारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, घूर्णन गति करती है पृथ्वी, यानी सूर्य के सामने से कोई स्थान पहले गुजरता है, कोई स्थान बाद में गुजरता है। चलिए अब यहाँ पर है कि प्रकाश वृत्त क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है कि पृथ्वी जो है उसका आकार क्या है, उसका आकार तो जी गोल है। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए ये सूर्य है, अगर पृथ्वी सीधी होती तो पृथ्वी के पूरे भाग पर क्या होता, जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुंचता। लेकिन अब पृथ्वी क्या है, गोल है, तो पृथ्वी का जो आधा आगे वाला भाग है दोस्तों, आधा आगे वाला भाग, यहाँ पर तो क्या रहेगा, यहाँ पर तो जी प्रकाश रहेगा, लेकिन जो पीछे वाला भाग है उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, यानी इस पर क्या होगा, इस पर अंधेरा रहेगा। यानी हम क्या कहेंगे कि क्योंकि पृथ्वी का आकार क्या है, गोलाकार है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के केवल आधे भाग में ही रहता है। अब सूर्य का प्रकाश रहता है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पर रहता है वहाँ पर तो क्या होगा, दिन होगा, और जहाँ पर नहीं रहता वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे में पृथ्वी के आधे भाग में तो क्या होता है, दिन होता है, और आधे भाग में क्या होता है दोस्तों, रात होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिन और रात जो है वो पृथ्वी पर आधे आधे हिस्से में होते हैं। और बीच की ये जो लाइन है, जो दिन और रात को अलग कर रही है, यानी प्रकाश और अंधेरे को अलग कर रही है दोस्तों, इस लाइन को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश वृत्त बोला जाता है। क्योंकि ये जो लाइन है वो पूरी पृथ्वी पर खींची गई होगी और क्या बन जाएगी, वो एक वृत्त बन जाएगी। वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है, तो यानी कि धागे को आप गोल गोल कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो कोई बॉल लीजिए, बॉल के चारों तरफ आप एक धागा लपेट लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरा हाथ जो है क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर मैंने इस तरह से क्या कर दिया, जैसे ये जो कड़ा है उस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। पृथ्वी के आगे वाले हिस्से में तो प्रकाश है और पीछे वाले हिस्से में अंधेरा है, तो ये जो कड़ा है वो कैसे आकृति है, एक वृत्ताकार आकृति है। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वृत्त कहेंगे। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि जो रात और दिन को अलग करता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, उसको और लिख लेते हैं, प्रकाश वृत्त की परिभाषा। तो दोस्तों इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फटाफट से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहली लाइन की पृथ्वी का आकार गोल है, पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार होने के कारण इसके आधे भाग पर दिन तथा आधे भाग पर रात होती है। इस प्रकार पृथ्वी पर खींचा गया वह वृत्त जो इस दिन व रात। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पृथ्वी पर क्या खींच रहे हैं, एक वृत्त खींच रहे हैं जो पृथ्वी को, जो इसको दिन व रात में विभाजित करता है। क्या कर रहा है, विभाजित करता है।
वो क्या कहलाता है दोस्तों, या तो प्रकाश व्रत कहलाएगा या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है जिसे प्रदीप्त व्रत या प्रकाश व्रत बोलते हैं, कहते हैं। तो प्रदीप्त व्रत का मतलब वही है जो मतलब किसका है, प्रकाश व्रत का है, यानी जो क्या कर रहा है, प्रकाश को रोक रहा है, एक तरह से ऐसे मान सकते हैं हम, जो कि क्या कर रहा है, प्रकाश को रोक रहा है कि भाई इससे ज़्यादा आगे तुम प्रकाश भाई साहब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके आगे तो क्या है, इसके आगे तो रात है, सिंपल सी बात। चलिए ये चीज़ हमने पढ़ ली, किससे रिलेटेड, पृथ्वी की घूर्णन गति से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति से एक तो देखिए समय बदलता है, यानी हमें किसका ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है। दूसरा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण तापमान संतुलन बना रहता है। देखिए अगर किसी जगह पर लगातार दिन ही दिन रहेगा तो वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कहीं पर किसी जगह पर रात ही रात रहेगी, यानी सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा ही नहीं, तो वहाँ पर तो बहुत ठंडी ठंड हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे घरों में कपड़े कहाँ पर सूखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सूर्य के प्रकाश से वो सूखते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो वहाँ पर बहुत ठंड हो जाएगी, और अगर सूर्य का प्रकाश आएगा यानी रात नहीं होगी तो वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार दिन आए फिर रात आए, दिन आए फिर रात आए, ऐसा अगर किया जाता है, ऐसा किसके कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जिससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ना ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि घूर्णन गति के कारण दो चीज़ों का निर्धारण होता है, किसका, एक तो समय का और दूसरा क्या होता है, तापमान संतुलन बने रहते हैं। तो इसलिए जो घूर्णन गति है वो बहुत ही हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब दोस्तों परिक्रमण गति की बात करते हैं कि इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और परिक्रमण गति की वजह से क्या परिवर्तन होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब परिक्रमण गति होती है तो पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं बनती है, कभी तो गर्मी आती है, कभी बसंत ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है, यानी कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है। तो वो किसके कारण होता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। तो हम देखते हैं कि कब गर्मी की शुरुआत होती है, यानी किस दिन हम मानते हैं कि आज से गर्मी शुरू हो गई, और किस दिन हम मानते हैं कि आज से सर्दी शुरू हो गई। तो वो हम पढ़ेंगे परिक्रमण गति के आगे कि परिक्रमण गति से ऋतुओं का निर्धारण कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहेगा। अब दोस्तों अब हमें पता करना है कि परिक्रमण गति द्वारा ऋतुओं का निर्धारण कैसे होता है। तो दोस्तों कुछ डे फिक्स कर लिए गए हैं कि 21 मार्च की अगर बात की जाए तो 21 मार्च में पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष ये वाली होती है। अगर 21 जून की बात करें तो ये वाली होती है, 23 सितंबर की बात करें तो पृथ्वी यहाँ पर होती है, और 22 दिसंबर की बात करें तो पृथ्वी यहाँ पर होती है। यानी कुल मिलाकर के पृथ्वी जो है इस तरह से इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो गया पृथ्वी का कक्ष जो कि है सूर्य के चारों तरफ ये गति करती है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ अपने कक्ष में गति करती है। चलिए इसका कक्ष भी हम बना लेते हैं। तो ये जो है पृथ्वी का जो है कक्ष हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो है पृथ्वी का कक्ष बन जाएगा कि पृथ्वी इस कक्ष में क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर अपना लगाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि 21 मार्च से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट कौन सी आती है, 21 मार्च आती है। तो दोस्तों 21 मार्च को क्या होता है, आपने क्या करना है कि मेरे हाथ को क्या मानना है, पृथ्वी माननी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो हथेली है मेरी, उससे नीचे जो है ये है दक्षिणी गोलार्ध, यानी हमने विषुवत रेखा पढ़ी थी। तो आपको ये मानना है कि पृथ्वी जो इस तरीके से है, इस रेखा से, यानी ये रेखा हमारी कौन सी होती है, विषुवत रेखा होती है। इस रेखा से ऊपर जो है हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, यानी मेरी फिंगर्स जो है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और जो मेरी हथेली है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपको मान करके चलना है। तो दोस्तों सबसे पहले 21 मार्च को पृथ्वी कहाँ होती है, सूर्य के पिछली साइड होती है। मतलब मान लीजिए कि ये जो हमारा
सूर्य है, हालांकि सूर्य का आकार बहुत बड़ा है पृथ्वी की तुलना में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए कि सूर्य जो है पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर सीधी नहीं होती, वो कुछ इस तरह से टेढ़ी होती है। ठीक है, मान लीजिए कि हम इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से क्या होती है, पृथ्वी क्या होती है, टेढ़ी होती है। इस तरह से चलिए टेढ़ी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पृथ्वी जो है इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो विषुवत रेखा तो क्या होगी, यहाँ पर सीधी रहेगी। अब यहाँ पर पृथ्वी इस तरह से टेढ़ी है, तो सूर्य जब इसके सामने होगा तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर गिरेगी, बिल्कुल बीच में, यानी कहाँ पर गिरेगी, विषुवत रेखा पर गिरेगी। ये आपको चीज़ समझ आ गई कि सूर्य क्या है, इसके बिल्कुल बीच में ना, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में। तो सूर्य की सीधी किरणें, यहाँ से किरण चल करके जाएगी तो वो कहाँ पर पड़ेगी, सीधी कहाँ पर पड़ेगी, बिल्कुल पृथ्वी के बीच में। और पृथ्वी का बीच वाला भाग यूं उभरा हुआ भी है, तो जो किनारों वाले भाग हैं वो थोड़े दूर होंगे, लेकिन बीच वाला भाग यूं बाहर निकला होगा, तो बीच वाले भाग में ज़्यादा प्रकाश पहुंचेगा। यानी क्या होगा, विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है। सबसे ज़्यादा सीधी किरणें कहाँ पर गिरती है दोस्तों, विषुवत रेखा पर गिरती है। कब, 21 मार्च को। अब देखिए दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। तो वहां पर क्या है कि ये जो विषुवत रेखा है ये थोड़ा सा टेढ़ी भी होगी तो भी विषुवत रेखा इस तरह से सीधी होगी। पृथ्वी एक्चुअल में क्या है कि इस तरह से होती है, यानी इस तरह से होती है कि ये थोड़ी स्टेडी हो जाए, तो इस तरह से विषुवत रेखा है वो भी फिर भी क्या रहेगी, सीधी रहेगी। तो विषुवत रेखा पर जब प्रकाश गिरेगा तो क्या होगा दोस्तों, उत्तर में भी उतना ही प्रकाश पहुंचेगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी उतना ही प्रकाश पहुंचेगा। अब थोड़ा हाथ पर दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब प्रकाश सीधा यहाँ पर गिर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उत्तर में भी उतना ही प्रकाश पहुंचेगा, दक्षिण में भी उतना ही प्रकाश पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि उत्तर में भी क्या होता है, उतनी ही अवधि का दिन होता है और दक्षिण में भी उतनी ही अवधि के दिन होते हैं, यानी दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। क्योंकि उत्तर में भी क्या होता है, जितनी यानी दिन और रात की अवधि अगर हम देखें तो गर्मियों में हमें पता है क्या होता है, दिन बड़े होते हैं। सर्दियों में अगर हम देखें तो रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं उनकी बात हम अलग से जानेंगे। लेकिन 21 मार्च की अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पर उस समय बसंत ऋतु होती है। हालांकि तापमान ठीक ठाक बना रहता है, दोनों तरफ ही बराबर तापमान होता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर शीत ऋतु वाली बसंत होती है, यानी ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ठीक ठाक ठंड यहाँ पर होती है। ये चीज़ अभी क्लियर हो गई। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है, बसंत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है। इसी के साथ साथ वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर गिर रहा है। अब दिन और रात की अवधि बाकी जगह पर जानते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे दिन और रात की अवधि कैसे होती है। फिलहाल आप लिख लीजिए कि यहाँ पर दिन व रात की अवधि दोनों गोलार्धों में समान होती है। अब दोस्तों देखिए, दिन और रात की अवधि का हम कैसे पता कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये इस ब्लू लाइन से ऊपर तो हमारा क्या है, ऊपर तो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। जिस गोलार्ध पर सूर्य ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर बड़ा दिन होगा, ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों तरफ समान ही सूर्य, समान ही अवधि के लिए सूर्य है, क्योंकि सूर्य कहाँ है, बीच में है। तो ऊपर भी उतनी ही देर सूर्य की किरणें जा रही हैं, नीचे भी उतनी ही देर सूर्य की किरणें जा रही हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या रहते हैं, समान रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट 21 जून को, अब 21 मार्च से लेकर के 21 जून के बीच में हमारे को पता है हमारे यहाँ कैसा मौसम होता है दोस्तों, गर्मी का मौसम होता है। तो बिल्कुल क्या होता है कि यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर तो क्या है, कर्क रेखा और नीचे क्या है, मकर रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश जो कि यहाँ पर गिर रहा था वो 21 मार्च से 21 जून के बीच में कहाँ पर जाता है,
कि इस बीच में या इस अवधि में सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा और ये है हमारी मकर रेखा और ये है हमारी विषुवत रेखा। तो सीधी किरणें विषुवत रेखा से कहाँ पर विस्थापित होती हैं? कर्क रेखा पर विस्थापित होती हैं। अब यानी दोस्तों क्या हो रहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी इस तरह से टेढ़ी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पृथ्वी इस तरह से टेढ़ी थी, लेकिन सूर्य कहाँ था? यहाँ पर था। लेकिन अब जो ये है पृथ्वी कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई और सूर्य यहाँ पे है। तो बताइए सूर्य के निकट उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा ज़्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा? तो सिंपल सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। तो सूर्य की ज़्यादा किरणें कहाँ पर पहुँचेगी? उत्तरी गोलार्ध पर पहुँचेगी। अब ज़्यादा किरणें यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर दिन बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल दिन बड़ा होगा। इसका मतलब 21 जून को क्या होता है? दिन बड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है? सूर्य के नज़दीक है। क्योंकि पृथ्वी सीधी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो उत्तरी गोलार्ध क्या आ गया? उत्तरी गोलार्ध उसके पास में चला गया और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला हिस्सा है वो दूर चला गया। इसका मतलब 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है? गर्मी होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ठंड होती है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है? गोले का उत्तरी अर्धभाग यानी उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ठंड होगी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो वापस कर्क रेखा से कहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी? वापस बीच में आनी मतलब पहले क्या था? सूर्य की किरणें ऊपर जानी शुरू हो गई थी। अब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर आएगी? विषुवत रेखा पर आएगी। यानी 21 मार्च वाली स्थिति वापस कहाँ पर बन गई? 23 सितंबर वाले दिन बन गई। तो यहाँ पर क्या होगा? सूर्य की किरणें वापस कहाँ से? कर्क रेखा से कहाँ पर जाएगी? विषुवत रेखा पर की ओर विस्थापित होती है। क्यों विस्थापित होती है? क्योंकि पहले पृथ्वी कहाँ थी? ऐसे थी। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बीच में ज़्यादा आ रहा था। फिर क्या हो गया? पृथ्वी यहाँ पर आ गई। तो अब पास में कौन सा आ गया? उत्तरी गोलार्ध। तो अब उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी यानी सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर गिरी थी? कर्क रेखा पर गिरी थी। उसके बाद क्या आ जाएगी? सूर्य यानी पृथ्वी गोल गोल घूमकर कहाँ गई? सूर्य के आगे आ गई। तो आगे आ गई तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल बीच में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी। यहाँ पर पृथ्वी की किरणें सूर्य की किरणें पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाले भाग पर पड़ेगी। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें 23 सितंबर वाले दिन सूर्य की किरणें कहाँ पर आएगी? सीधी विषुवत रेखा पर दोस्तों आएगी। उसके बाद अपने चलते हैं कि अगर 23 सितंबर के बाद की बात की जाए तो अब पृथ्वी किस तरह से गति कर रही है? पहले इस तरह से कहाँ पे थी? सूर्य यहाँ पे था, सूर्य के पीछे थी। उसके बाद कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। उसके बाद कहाँ आ गई? सूर्य के आगे आ गई। और उसके बाद कहाँ जाएगी? सूर्य के इधर जाएगी। और इधर जाएगी तो कैसे है? ऐसे है। तो अब जरा बताइए कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा पास में है या ऊपर वाला? तो दोस्तों नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा पास में है। तो नीचे वाले पर जल्दी प्रकाश पड़ेगा और ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब की बार दक्षिणी गोलार्ध में जो है अब की बार गर्मी रहेगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? ठंड रहेगी। और अपने कहाँ पर आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। इसी की वजह से अपने को 22 दिसंबर जब आती है तो अपने क्या होती है? खूब सारी ठंड होती है। तो अपने क्या लिखेंगे कि 22 दिसंबर में यहाँ पर क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो इस तरह से यहाँ पे सूर्य है, इस तरह से जो है वो चक्कर लगा रही है उत्तरी गोलार्ध
पास में आ गया, फिर बीच में आ गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जब गई तो फिर क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध पास में आ गया, नीचे का हिस्सा पास में आ गया। इसकी वजह से वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो इस तरह से सर्दी गर्मी का चक्कर चलता रहता है। तो अब इनकी जो स्पेशल पोजीशन है 21 मार्च की, 21 जून की, 23 सितंबर की और 22 दिसंबर की, इनको कुछ नाम दिए गए। दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की गति के कारण ऋतु कैसे चेंज होती है। अब हम इनके कुछ स्पेशल नाम है तो वो नाम भी आप लिख लीजिए। ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। डायग्राम आपने ऐसे का ऐसे बनाना है, थ्योरी बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही लिखनी है आपने। और यहाँ पर जो है किरणों का जरूर लिखना है कि यहाँ पर किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, कर्क रेखा पर। यहाँ पर किरणें कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर, यानी बीच वाली पर। और यहाँ पर जो किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ती है, मकर रेखा पर। और यहाँ पर फिर वापिस से जो बीच वाली है कौन सी, विषुवत रेखा पर। उसके बाद है दोस्तों कि ये जो इनके दिन है 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर और 23 सितंबर, तो 22 दिसंबर और 23 सितंबर, तो इनको कुछ नाम दिए गए। जैसे 21 मार्च जो है उसे उत्तरी विषुव कहा जाता है। इसे दोस्तों उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 23 सितंबर को जो है क्या कहते हैं, दक्षिणी विषुव बोला जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब कर्क रेखा पर होती है तो इसे उत्तरी अयंतनाथ कहते हैं। और इसको जो है दोस्तों 22 दिसंबर वाले दिन को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयंतनाथ कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको हमने इस वे में पढ़ लिया, यहाँ पर लिख के हमने देख लिया। और इसकी जो स्पष्ट पिक्चर है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरह से जो है परिक्रमण गति के द्वारा जो है ऋतुओं का निर्धारण होता है। तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसकी थ्योरी वगैरह जो है अच्छे से लिखी हुई है। तो आप इस पिक्चर को देख करके, इस डायग्राम को देख करके आपको नोट करना है बहुत ही अच्छे से कि किस दिन जो है क्या नाम होता है, कहाँ पर बड़ा दिन होता है, कहाँ पर छोटा दिन होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए दोस्तों इस पिक्चर का। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिर हमारे लास्ट टॉपिक बचते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उनको अच्छे से पढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। अब दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है मान लीजिए कि कोई टॉर्च है, यहाँ पर कोई टॉर्च है और दो मित्र हैं। मान लीजिए इस टॉर्च से जो है लाइट निकल रही है और दो मित्र हैं। मान लीजिए एक का नाम है चंद्रमा, एक का नाम है दोस्तों चंद्रमा, यानी इसकी शर्ट पे हम क्या लिखते हैं, मून लिखते हैं। और दूसरे की शर्ट पर मान लीजिए कि दूसरी है अर्थ, इसकी शर्ट पे हम ई लिखते हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि मून क्या कर रहा है, इस अर्थ के दोनों चारों तरफ घूम रहा है और गाना गा रहा है कि एक लड़की धूप में बैठी रो रही थी, उठो लड़की उठो। ठीक है, ऐसे करके ये घूम रहे हैं, रात को ये खेल रहे हैं। तो ये लड़का क्या करता है कि ये लड़का एक टाइम ऐसा आता है कि ये इस लड़की यानी अर्थ और इस टॉर्च के बीच में आ जाता है। जब ये इसके बीच में आएगा तो क्या इस अर्थ तक यानी बीच में जो लड़की बैठी है वहां तक टॉर्च की जो रोशनी है वो जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको कौन रोक लेगा, जो लड़का है यानी मून आया है वो उसको क्या करेगा, प्रकाश को रोक लेगा और उस लड़की पर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। यानी अगर लड़की इधर देखे तो उसे क्या टॉर्च दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके सामने कौन आ गया, मून आ गया। यानी अर्थ यानी पृथ्वी अगर मून उसके आगे आ गया तो अगर वो टॉर्च की तरफ देखना चाहे तो क्या उसे टॉर्च दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। अब चलिए, और वो चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते लगाते मान लीजिए कि मून जो है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया।
यहाँ से, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहे, यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए कि अब मून पर अंधेरा हो गया, यानी अब अगर मून जो लड़का है वो इधर देखे, उसके सामने तो अर्थ आ गई। तो अब अगर वो इधर देखे तो क्या उसे टॉर्च दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके सामने किसने अंधेरा कर लिया? उसके सामने अर्थ ने आकर के अंधेरा कर लिया। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या है कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी उसने तो सूर्य को देखना है, लेकिन मून भी तो है, यानी चंद्रमा भी तो है। अब चंद्रमा क्या है दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह, यानी चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो दो स्थितियां बनती है। कब? पहली स्थिति तो कब? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। तो ऐसे में पृथ्वी पर कुछ हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो कहाँ पर रुक जाएगा? चंद्रमा पर रुक जाएगा। मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है तो मून की कुछ ना कुछ छाया तो पृथ्वी पर बनेगी ना, तो इसमें इस स्थान पर सूर्य नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिखाई नहीं देगा। अब दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण की। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हम किसको बोलें? तो ऐसा ग्रहण जिसमें हमें सूर्य दिखाई नहीं देता उसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और जिसमें हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब मान लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता लगाता मून जो है वो कहाँ पर पहुंच गया? उधर सबसे लास्ट में पहुंच गया, और बीच में कौन आ गई? पृथ्वी आ गई। अब मून हमें दिखाई क्यों देता है? चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आती है? जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा से टकरा के हमारे ऊपर आता है, यानी हमारे पास आता है, यानी कि पृथ्वी पर आता है। अब देखिए क्या हुआ कि पृथ्वी क्या हुई? सूर्य और चंद्रमा के बिल्कुल बीच में आ गई। तो अब सूर्य से आने वाला जितना भी प्रकाश था वो किसके माध्यम से कहाँ पर टकरा गया? पृथ्वी से टकरा गया, और मून पर यानी चंद्रमा पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचा। अब चंद्रमा पर अगर प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो क्या चंद्रमा अपने को दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर पहले क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जाता है, चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आता है, फिर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चंद्रमा के पास प्रकाश ही नहीं जा रहा, तो चंद्रमा में दिखाई नहीं देगा, और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसको थ्योरेटिकल रूप में हम देख लेते हैं, और डायग्राम आपको दोनों के दोनों बनाने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है कि मान लीजिए कि जो चंद्रमा है वो कितना प्रकाश रोक रहा है? प्रकाश तो वो सिर्फ इतना ही रोक रहा है, यानी यहाँ पर क्या है? इसकी पूरी पूरी छाया बनेगी, यानी इस हिस्से में बिल्कुल भी सूर्य जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस हिस्से में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर पूर्ण ग्रहण लगा है। और अगर दोस्तों चंद्रमा के जितनी जहाँ पर छाया बन रही है उसका काफी आसपास के हिस्से पर जो है थोड़ी सी छाया रहेगी, तो वहां पर भी क्या रहेगा? आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण, क्योंकि इसके प्रभाव में यहाँ का अंधेरा है जो वो फैलेगा, यहाँ का अंधेरा फैलेगा तो जो रोशनी आ रही है उसको वो क्या करेगा? थोड़ा कम कर देगा, जिसकी वजह से ये जो इसकी परछाई है उसके आसपास थोड़े हिस्से में क्या रहेगा? आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। यानी आंशिक का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा। तो यहाँ पर आधा अधूरा सूर्य ग्रहण रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फटाफट से थ्योरेटिकल रूप में देख लेते हैं। अगर आपसे सूर्य ग्रहण पूछ लिया जाए या फिर आपसे चंद्र ग्रहण पूछ लिया जाए तो जो रेड कलर से लाइन लिखी हुई है तो दोनों में लिख के आनी है। दोनों में लाइन कौन सी लिखनी है कि पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं, यानी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य ग्रहण की, कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब रोक ली जाती हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और आपको ये डायग्राम जो है वो बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्र ग्रहण। तो ऊपर वाली लाइन तो कॉमन रहेगी, दोनों में लिखोगे आप। उसके बाद चंद्र ग्रहण में हम क्या लिखेंगे कि जब पृथ्वी
पृथ्वी आती है बीच में, किसके बीच में? सूर्य व चंद्रमा के मध्य में आ जाती है। तब क्या होगा? तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है और इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो अच्छी समझ आया होगा। वैसे ही यहाँ पर होता है दोस्तों, जहाँ पर पूरी छाया बनती है उसे हम पूर्ण छाया कहते हैं, और पूर्ण छाया के आसपास थोड़ा सा एरिया देखिए। वैसे तो मून बहुत छोटा है, मून के बहुत आसपास, मतलब मून तो बहुत छोटा सा, मून के आसपास भी क्या रहेगी? छाया रहेगी। और पूर्ण छाया के बाहर भी क्या रहेगी? सीमांत छाया रहेगी। मतलब आधी अधूरी छाया किसकी रहेगी? पृथ्वी की रहेगी। सिंपल सी बात है कि जब भी प्रकाश के आगे कोई जाएगा तो उसकी छाया तो उसके पीछे बनेगी। सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमने पढ़ लिया है। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब तक आपने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी हम डालें तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट हम चलते जाएंगे। आपके जो चैप्टर्स हैं 6th क्लास के वो हम अपलोड करते जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।